सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जनाब, गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने रिटायरमेंट से पहले नैब तरामीम से मुतालिक अहम केस का फैसला सुना दिया। फैसले के तहत अदालत उज़्मा ने पीडीएम की हुकूमत की जानिब से की गई नैब तरामीम में से अक्सर को आइन के मुनाफी करार देकर कलअदम करार दे दिया। फैसले के बाद वो तमाम केसेस दोबारा से खुल जाएंगे जो तरामीम की वजह से मुकम्मल बंद हो चुके थे। फैसले के तहत अदालत उज़्मा ने अवामी ओहदों पर फायज शख्सियात के खिलाफ करप्शन केसेस बहाल कर दिए हैं, जबकि नैब को 50 करोड़ रुपए से कम मालियत के करप्शन केसेस की तहकीकात की इजाजत भी देती है। फैसले के मुताबिक सिर्फ केसेस नहीं, इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशंस भी बहाल कर दी गई हैं। फैसले में नैब अदालतों से तरमीम के बाद कलअदम करार दिए गए केसेस भी बहाल कर दिए गए हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि करप्शन के खात्मे के लिए किए गए तमाम मुकदमात को एहतसाब अदालतों में 1 हफ्ते के अंदर दोबारा लगाया जाए। अदालत उज़्मा ने अपने फैसले में सर्विस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने की शिक बहाल रखी है। नैब तरामीम कलअदम करार देने के बाद बड़ी सियासी जमातों के बड़े रहनुमा एहतसाब के शिकंजे में आ सकते हैं। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी एक बार फिर मशकूक होती हुई दिखाई दे रही है। नून लीग के पार्टी रहनुमाओं के मुताबिक नवाज शरीफ की वतन वापसी 21 अक्टूबर को होनी है। इस हवाले से साबिक वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बाकायदा क्या ऐलान, पहले सुनते हैं। पूरा पाकिस्तान इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ की वापसी का मुंतज़र है और इंशाअल्लाह दोबारा मईशत और मुल्क उसी तरह तरक्की करेगा जहां पर मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को 2017 में छोड़ा था, जब एक झूठे और बेबुनियाद मुकदमे में एक साजिश के तहत उनको इक़्तिदार से महरूम किया गया। नवाज शरीफ इक़्तिदार से महरूम नहीं हुए, पाकिस्तान के अवाम तरक्की और खुशहाली से महरूम कर दिया। अब 21 अक्टूबर का ऐलान तो कर दिया, लेकिन जराये का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नवाज शरीफ की वापसी एक बार फिर मौखिर हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो मुश्किल भी हो जाएगी। यूं इस फैसले का बराह रास्त असर सियासी तबकों पर भी पड़ सकता है। इसलिए मुल्क में जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तायीद की जा रही है, वहीं कुछ सियासी हलकों में फैसले पर सवालात भी उठाए जा रहे हैं। मुख्तलिफ सियासी हलकों की जानिब से यह भी कहा जा रहा है कि फैसले का मकसद एक सियासी जमात को फायदा पहुंचाना है। इसका इदराक आने वाले वक्तों में होगा और देखना होगा कि नए आने वाले चीफ जस्टिस के दौर में क्या क्या फैसले होंगे। आने वाला वक्त नए चीफ जस्टिस के लिए भी आसान नहीं होगा, क्योंकि मुल्क में एक जानिब नैब तरामीम के बाद बहुत सारे सियासी रहनुमाओं के खिलाफ केसेस खुल गए हैं, वहीं मुकर्रर वक्त पर इलेक्शन ना होने की वजह से एक नया बहरान भी जन्म ले रहा है। इलेक्शन की तारीख ताहाल फाइनल नहीं हो सकी, जिसको लेकर सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन के दरमियान एक खलीज पैदा हो रही है। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने इलेक्शन के लिए 9 नवंबर की तारीख दे रखी है। इलेक्शन कमीशन ने इस तारीख को रद्द करते हुए सदर की बात मानने से इनकार कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार किसी और को नहीं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है और मुल्क में आम इंतखाबात फरवरी से पहले मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि नई हल्काबंदियों में वक्त दरकार है। जनाब, मुल्क में बर वक्त इलेक्शन ना होने और जमहूरी अदम इस्तेहकाम का असर मईशत पर भी पड़ रहा है। गुज़िश्ता रोज हमने देखा मुल्क में पेट्रोल की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। पेट्रोल की कीमत में गुज़िश्ता रोज 26 रुपए के इजाफे के बाद 300 रुपए तक पहुंच गई है, जिसकी वजह से महंगाई का एक ना थमने वाला तूफान भी आने वाला है। अगर आलमी मार्केट में तेल की कीमतों की बात करें तो खाम तेल की कीमत $93 फी बैरल तक पहुंच गई है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 28,086 रुपए बनती है। पेट्रोल की कीमतें बार बार बढ़ने और एक्सपोर्ट्स रुकने की वजह से मईशत तबाहाली का शिकार है। मुल्क की बरामदात अफगानिस्तान, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, ईरान, नेपाल, भूटान और यहां तक के मालदीव के लिए भी कमी के बाद सिर्फ 26 करोड़ 9 लाख डॉलर्स रह गई हैं, जो कि जुलाई की कुल बरामदात का सिर्फ 12.62% बनता है। जबकि दूसरी तरफ रवा माह के शुरू में 6 सितंबर को इंटरबैंक अमरीकी डॉलर तकरीबन 307 रुपए का होने के बाद मुसलसल जवाल पर ही रहा है और अब जब भी मैं आपसे बात कर रहा हूं
तो 297 तक आ गया है। लेकिन क्या इसका फायदा बराह रास्त आवाम तक पहुंचेगा, और अगर नहीं पहुंचा है तो जनाब इसका जिम्मेदार कौन है? इन तमाम मामला पर बात करेंगे। फिरदौस आशिक अवान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आगे चल के सेनेटर अफनान भी मुझे ज्वाइन करेंगे और राना मुबशिर साहब सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार भी मुझे ज्वाइन करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम यू फिरदौस साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट ने मतलब आखिरी दिन जिस दिन वो जा रहे थे, नैब तरमीम को कलअदम कर दिया, जो कि जाहिर सी बात पीडीएम हुकूमत ने बनाई थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो फैसला आया है, ये आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ साहब, माजी के 6 वजीर आजम पर लागू हो सकता है, यानी कि यूसुफ रजा गिलानी तक पर भी लागू हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या इनकी गिरफ्तारी हो सकती है नैब कवानीन के तहत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि जो टेन्योर अता बंदयाल साहब का रहा है, उन्होंने एडवेंचरिज्म ही किया। सुप्रीम कोर्ट में बैठ के हमेशा उन्होंने हेडलाइंस में रहने के लिए कोई ना कोई ऐसा, जिससे वो मीडिया की जो स्क्रीन है उसे, तो ये फैसला भी उसी की अक्कासी करता है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पार्लियामेंट की बालादस्ती पे यकीन रखती है, और पार्लियामेंट की जो फैसले हैं उसका वो इस्तेकाक है लेजिस्लेशन करना। और ये फैसला जो है वो ना सिर्फ पार्लियामेंट के आइन और कानून के साथ जुड़ा जो रोल है उसका मजाक उड़ाया गया है, बल्कि ये जमहूरियत को दागदार करने के लिए, जमहूरियत को जो है वो कमजोर करने के लिए, जमहूरियत को कमजोर करने के लिए गैर जमहूरी सोच के साथ जुड़ा वो अमल है, ठीक है, कि जिससे अल्टीमेटली जमहूरियत के लिए मसाइल पैदा होंगे। क्योंकि जो इंतशार, जो नारकी, जो गैर यकीनी सूरत हाल और जिस किस्म की अदम इस्तेकाम का शिकार जो ये मुआशरा था, वो पहले एक इस्तेकाम की ख्वाहिश के साथ वो मुआशी महाज पे हो या सियासी महाज पे, सही है, वो आपकी मैशत के साथ जुड़े जो सिपा सलार का रोल और फैसले थे, उससे लोगों को ये उम्मीद हुई कि पाकिस्तान आगे बढ़ने जा रहा है और इंशाल्लाह अपने पाँव पे खड़ा होगा और वक्त पे इलेक्शन होंगे और जो जमहूरी इक़्तिदार है उनको फरोग मिलेगा। लेकिन जो ये फैसला अल्टीमेटली, लेकिन आपने कहा कि वक्त पर इलेक्शन होंगे ना, मैं जरा बात को आगे बढ़ाता हूँ। ये वक्त कब आएगा, आपको क्या लगता है, कब तक आ जाएगा ये वक्त? डेफिनेटली आपने देख लिया कि जो बढ़ के मारी थी बंदयाल साहब ने कि मैं ये हर हाल में इलेक्शन करवा के जाऊंगा, तो वो आपने देख लिया कि ना सासू माँ की ख्वाहिश पूरी हुई और ना पीटीआई के चाहने वालों की आसें और उम्मीदें भर लाई, और अल्टीमेटली उन्हें हर चीज जो है घूम घूम छोड़ के तो ये आखिरी शाट जो है उन्होंने छक्का लगाने की जो कोशिश की है, अच्छा, ये अल्टीमेटली लगा तो दिया छक्का ना, फिर भी उन्हीं को आउट करने का बायस बनेगा। अच्छा, जो उन्हीं की तरमीम को मंजूर करके उन्हें सियासी ग्राउंड से बाहर निकालने का एक और जो है वो अमल दोहराया गया। और क्योंकि आप जिन सियासी जमातों के ऊपर केसेस थे या जो जितने वजीर आजम का आपने नाम लिया, वो कई साल से अपनी वही फसल काट रहे हैं और उनके हवाले से भी कोई कंक्रीट अभी तक एविडेंस, कोई प्रूफ, कोई उसके साथ जुड़ा नहीं कोई मनी ट्रेल, वो अभी तक नैब के पास आ नहीं सकी, जिसकी वजह से ये केसेस ताखीर का शिकार थे। अच्छा, ठीक है। अब एक शख्स, एक वजीर आजम रहता था जो नैब की जो है वो मेजबानी में नहीं आए थे, वो वही साहब थे जिन्होंने ये दरख्वास्त दी थी कि इनको कर्टेल किया जाए या टर्न डाउन किया जाए। तो उनकी दरख्वास्त मंजूर हुई है और उन्होंने हमेशा अपने पैर जो है वो कुल्हाड़ी पे ले जा के मारे हैं, कुल्हाड़ी पाँव पे नहीं मारी। सही है। तो ये भी उनकी जो दरख्वास्त थी अल्टीमेटली नैब के ये अमेंडमेंट जिसमें 90 डेज का जो गिरफ्तारी वाला मामला है, उसमें आप जमानत नहीं करा सकते, बिल्कुल बारे सबूत जो है जी जी 50 करोड़ वाला मामला है, इल्जाम लगा है। और इसके साथ जुड़े मल्टीपल अदर जो अमेंडमेंट थी वो पीटीआई की क़यादत को ही जकड़ेंगी, क्योंकि बाकी सारी जमातें इसका मजा चख चुकी हैं और जो रह गई हैं अब उनकी बारी है।
तो पब्लिक परसेप्शन में लेकिन तो आप जिनका जिक्र करिए ना, फिरदौस साहबा कह रही हैं कि आप नैब के मेहमान नहीं बने, लेकिन अभी भी वो मेहमान ही हैं। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाऊं, आपने बात की जैसे 90 रोज तक आप तहवील में रहते हैं, नैब की ये पहले कानून था, 50 करोड़ रुपए से कम की जो रकम होगी वो नैब की तहवील में नहीं आएगी, उससे ज्यादा की अगर करप्शन की होगी तो वो नैब की तहवील में आएगी। सारे मामला होंगे अपनी जगह पे सही, लेकिन आप तहरीक इंसाफ के सरबराह की बात तो जरूर कर रही है, लेकिन आपको नहीं लगता कि आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ साहब पर जो केसेस हैं वो बहाल हो जाएंगे, साथ वो चौसा खाना का जो नवाज शरीफ साहब पर केस है वो बहाल हो जाएगा, मुश्किलात काफी ज्यादा इन दोनों के लिए भी बढ़ जाएंगी, ना सिर्फ तहरीक इंसाफ के सरबराह के लिए बल्कि जी बाकी लोगों के लिए भी। पब्लिक इस वक्त जो है वो इस फैसले के हवाले से खुश भी है और बगलें बजा रही है। वो इसलिए कि वो जो है ना रो पीडीएम ने 16 माह में अपने आप को दिया था, वो स्ट्राइक डाउन हो गया और दोबारा से पहुंचे वहीं जहां कहां का खमीर था, जहां से उन्होंने स्टार्ट लिया था, वो वापस जो है वो स्क्वायर वन पे आके खड़ा हो गया। वो पूरे का पूरा लीडरशिप स्ट्रक्चर। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं, देखिए एक है आपकी पब्लिक परसेप्शन, एक है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। पब्लिक परसेप्शन में तो ये जो तालियां बजवाने का और आखिरी छक्का लगा के तो पॉपुलर सेगमेंट के साथ रुखसत होने का जो था बंदयाल साहब का अमल है, तो उसको उनकी ख्वाहिश को और उनकी सासू माँ की जो एक तरजीह थी कि हर सूरत जो है वो पीटीआई पिटीशन जो है उसको सुना जाए और उसके हवाले से उन्हें रिलीफ दिया जाए, वो तो उन्होंने पूरी की। लेकिन इनडायरेक्टली वो पीटीआई को ही फंसा के गए हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज थी, जो सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट थी, जो लेजिस्लेटिव बॉडी होते हुए उनका कानून साजी करने इख्तियार था, ठीक है, वो उसको भी जमीन बोझ कर दिया। तो इससे अदारों के दरमियान जो पहले से एक तलख और कह लेंगे नाखुशगवार जंग चल रही थी, उसमें ऐवान सदर हो या सुप्रीम कोर्ट हो या आपका इलेक्शन कमीशन हो या पार्लियामेंट हो, ये सब आप एक दफा फिर जो है आमने सामने खड़े हो गए हैं। और वो मैच जो जिसको इन्होंने जमहूरियत जिसका नाम रखा हुआ है हमने, वो मैच जो है अब अल्टीमेटली एक ऐसे दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है कि उसे फैसला करना होगा कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी होगी या शख्सियात की मर्जी पे फैसले होंगे। तो मैं तो करती हूँ कि आने वाले चीफ जस्टिस जो है उनके लिए हम नेक ख्वाहिशात भी रखते हैं, उनको वेलकम भी करते हैं, उनसे इस कौम और इस मुल्क की तवक्कुआत भी हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये थोड़ा स्वीट और जो शॉर्ट फैसला जिसको कहा गया था, इसके अंदर जो गैप्स हैं, फ्लाज हैं, जिसको ओवरलुक किया गया, जिन चीजों को, वो यकीनन आने वाले, आपको क्या लगता है ये आने वाले वक्तों में करेंगे, तदारक भी करेंगे। आने वाले वक्तों में ये जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब आ रहे हैं, उनको क्या चैलेंजेस का सामना होगा, मतलब किस तरह के चैलेंजेस का सामना होगा? नवाज शरीफ साहब के बारे में ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे रिस्क जीरो होगा तो वापस आ जाएंगे, आपको लगता है रिस्क जीरो हो चुका है? उनको लग रहा है मुस्लिम लीग नून की पर्सपेक्टिव से अगर सोचें कि जनाब उनको जेल भेजेंगे नहीं भेजेंगे? बंदयाल साहब ने इस मुल्क को और इस कौम को इंतशार, अनरेस्ट और पोलराइजेशन का शिकार किया और कौम को तकसीम करने में उन्होंने अपना जो ख्वाहिश और तरजीह थी उसी को मुकदम रखा। वहाँ वो चीफ जस्टिस साहब के लिए, काजी फाइज ईसा साहब के लिए एक नया कट्टा खोल के जा रहे हैं और उनको ये कह के जा रहे हैं कि आते ही आपको ये कट्टा भी बांधना है। अच्छा, मैं जो है वो अपनी ख्वाहिशात पे मबनी फैसले दे के जाने लगा हूँ, अब बाकी आप जाने और आपके अदारे का तशख्खुस, वकार और इज्जत जाने। तो गुड टू सी यू कहने वालों ने जाते जाते जो है वो अदलिया के वकार को भी बाय बाय कह दिया। तो ये एक इस हवाले से मुनफरिद फैसला है कि जिसको आखिरी दिन उन्होंने सुनाया है। तो अगर दाल में कुछ काला नहीं था तो कौन रोक रहा था उनको? बहुत सारे दिन उनके पहले से ये इसको रिजर्व करने का कोई मंतक समझ में नहीं आती। अच्छा। तो उसके पीछे क्या राज था कि वो आखिरी दिन ही ये छक्का लगा के जाना चाहते थे।
तो दूसरा आपको क्या लगता है, मैं बुनियादी तौर पर आपसे पूछूं, को क्या लगता है ये आखिरी दिन अगर फैसला किया गया, आपको क्या लगता है ये आखिरी दिन फैसला क्यों सुनाया गया? मतलब अक्सर लोग इसकी अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, आपको क्या लगता है इसकी इंटरप्रिटेशन क्या हो सकती है आपकी नजर में कि आखिरी दिन जब जा रहे थे तब नैब कवानीन पर फैसला सुना दिया? देखिए, मंसूर अली शाह साहब का जो इख्तिलाफी नोट है और जो उनका नुक्ता नजर है, जो उन्होंने अपना इस राय से इत्तेफाक नहीं किया और क्लियरली उन्होंने इख्तिलाफ राय करते हुए इस फैसले के हवाले से अपनी राय दी है, तो यकीनन वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि नवाज शरीफ साहब हों या दीगर जमातों की क़यादत हो, उसे ये देखना है कि इस तरह के फैसले जो हैं उनके सियासी जो दंगल के अंदर या सियासी मैदान के अंदर जो हिकमत अमली और रोल होता है उसको कमजोर नहीं करते। आपको ये फैसले और इस तरह की जो वर्डिक्ट्स हैं या उसके साथ जुड़े रिपरकशंस जो है वो अपनी जगह है, लेकिन सियासी लीडर जो होते हैं वो लीड करते हैं अपनी अपनी जमातों को, और वो फैसलों की वजह से अपने आप को इस पाकिस्तान से दूर रख के सिर्फ ये नहीं वेट करते कि इक़्तिदार की राह हमवार हो तो हम पाकिस्तान आए, और अगर इक़्तिदार के रास्ते में कोई रोड़ा हालात साजगार ना हो ब्रेकर है तो फिर हम अपनी लगामें जो है वो रोक ले। अच्छा। और हम गुड टाइम का इंतजार करें। सही है। तो बैड एंड गुड टाइम मिल के उसे लीडर बनाते हैं, और अगर वो गुड टाइम के लीडर हों तो फिर कौम की याददाश्त में वो लीडरशिप जो है वो मिट जाया करती है। इस वक्त जरूरत है कि तमाम सियासी जमातों की लीडरशिप आगे आए, अपनी अपनी जमातों को लीड करे और जमहूरियत की इस कश्ती को किनारे लगाने के लिए अपना अपना आप जमहूरियत की बात बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आप जमहूरियत की बात कर रही हैं, जमहूरियत की बात आपने बिल्कुल सही। आइन बहाल होता है, आइन तो ये भी कहता है कि 90 डेज के अंदर इलेक्शंस करा दिए जाए। अब आपकी अगर मैं दो साबिका जमातों की बात करूं ना, जिसमें एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, दोनों का मुश्तरका मौक़िफ़ ये कि जनाब 90 रोज के अंदर इलेक्शंस हो जाए। आपकी प्रिसाइजली आपकी पार्टी की बात करूं तो वो भी इतना ज्यादा प्रिसाइज नहीं कर रही है, इतना ज्यादा फोर्स नहीं कर रही है। मुस्लिम नून का तो प्लान ही शायद फरवरी से बात का नजर आ रहा है। जिस दिन सीसीआई की मीटिंग हुई थी, जी देखिए, जिस दिन इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी का वजूद हुआ और हम एज अ पार्टी जो है वो पब्लिकली सामने आए, तो सीसीआई का ना हम हिस्सा थे, ना मेंबर थे, ना हमसे किसी ने कंसल्टेशन की। अच्छा। तो सीसीआई के अंदर जो जमातें बैठी थी उन्होंने अगर उस वक्त हल्का बंदी को वोट दिया, सेंसिस को जो है वो सपोर्ट किया, नोटिफाई किया, तो उन्हें अब क्या पेट में मरोड़ उठ रहे हैं कि नहीं हल्का बंदी नहीं होनी चाहिए। नहीं, हल्का बंदी इस वक्त जो है वो उसी जमहूरियत की रूह के साथ जुड़ा एक अमल है कि जिसको हर हाल में मुकम्मल होना चाहिए। सही है। क्योंकि जब तक वो वोटर लिस्ट जो है जिसके अंदर पिछले 10 साल के बाद इजाफा हुआ है वोटर उसमें, वो जब तक आप इलेक्शन कमीशन जो है उसको यकीनी नहीं बनाता और इलेक्टोरल प्रोसेस में वो वोटर लिस्ट इंक्लूड नहीं होती, नई हल्का बंदियों के अंदर वो नई लोकेलिटीज और कम्युनिटी इंडक्ट नहीं होती, तो वो कैसा इलेक्शन होगा? 10 साल पहले का लैंडस्केप जो पॉलिटिकल है, अगर उसके तहत इलेक्शन होते हैं तो मुझे बताएं कि वो जमहूरियत के मुंह पे तमाचा नहीं है कि भाई आपने तो उनके बेसिक फंडामेंटल राइट्स जो है उन्हीं को क्रैश कर दिया। तो इलेक्शन तो आपने कराने हैं जमहूर के लिए, तो जब आप आगाज ही जमहूर के बुनियादी हकूक का कत्लेआम करके करेंगे तो वो कैसी जमहूरियत होगी, वो कैसा इलेक्शन लेकिन आप भी ये कह रहे हैं कि जनाब देखें चीफ जस्टिस साहब ने जाते जाते आखिरी दिन नैब के हवाले से, अगर मैं मुश्तरका मफादात काउंसिल के हवाले से बात करूं ना, ये जो आपने हल्का बंदियों की बात की है, ये आपने मर्दमशुमारी की बात की है, इसका फैसला भी तो मुश्तरका मफादात काउंसिल ने आखिरी दिन सुनाया ना। मतलब आप 90 डेज में इलेक्शन चाहते ही नहीं थे, इसलिए आपने आखिरी दिन फैसला किया, वरना उससे पहले भी फैसला हो सकता था, उससे पहले भी इलेक्शन कमीशन को टाइम मिल जाता। इसका जवाब लेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। फिरदौस आशिक अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आगे चल के जनाब सेनेटर अफनान साहब भी मुझे ज्वाइन करेंगे।
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। फिरदौस आशिक अवान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अक्सर लोग ये बात करेंगे जनाब बंदियाल साहब ने जाते जाते आखिरी दिन ये फैसला किया कि नैब के कानून में जो तरमीम की गई थी उसको कलअदम करार दिया जाए और तमाम केसेस बहाल किए जाएं। अब कुछ लोग ये बात करें कि आखिरी रोज ये किया गया तो उसमें बदनीयती भी हो सकती है, लेकिन मुश्तरका मफादात कौंसिल ने भी तो आखिरी दिन ये फैसला किया था ना कि मरदमशुमारी होगी और फिर हल्का बंदी होगी, उसके बाद इलेक्शन होंगे। तो फिरदौस साहबा अगर वो बदनीयती हो सकती है तो फिर ये भी बदनीयती होगी। आखिरी दिन फैसला किया और फिर आप खुद आपने एक तरीके से अलमी है ना हमारा कि हम कोई भी इदारा है वो अपनी जिम्मेदारियां फ्रंट फुट पे आके नहीं निभाता। सही है। वो चोर दरवाजों से छुपा लुकी खेल के किसी न किसी का कंधा इस्तेमाल करके अपना जो आईनी और कानूनी रोल है उसको अदा करने की बजाय वो आखिरी वक्त तक दूसरे दारों की तरफ देखता रहता है। और जब तक आप अपने पाँव की तरफ नहीं देखेंगे, जो आइन ने आपको ताकत दी है, जो आइन में आपका रोल है, जो आइन आपको सपोर्ट करता है, आप अगर उसकी तरफ नहीं देखेंगे और आप इधर उधर देखेंगे तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि आप कौम को मझधार में छोड़ दें। तो चीफ जस्टिस साहब ने भी आखिरी दिन ये किया फैसला, तो सिर्फ उन्होंने कौम को एक आंसू पहुंचने की बजाय उनकी जो इस वक्त मसाइल मुश्किलात के साथ जुड़ा अमल है उसमें उनकी धाड़स बढ़ाने की बजाय उन्होंने भी पॉपुलैरिटी के लिए एक छक्का मारने की कोशिश की। तो दूसरी तरफ भी अगर वो लास्ट डे पे ये हुआ, इसका मतलब ये है कि जो काम उन्हें पहले करना चाहिए था अगर लास्ट डे पे करते हैं तो वो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं फिर मफादात की बू आती है और ऐसे फैसले फिर मशकूक हो जाते हैं और मशकूक फैसलों को फिर तहफ़्फ़ुज़ देना जो है वो आइन के अंदर जो है वो ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा वैसे आपकी बात ये हमारा मतलब पूरी एज अ कौम एक एज अ नेशन ये अलमिया हो गया कि जो काम हमें सबसे पहले करना चाहिए वो हम सबसे आखिर में करते हैं और जो सबसे आखिर में करना चाहिए वो पहले कर जाते हैं। लेकिन अगर मैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बात करूं, आप लोग इलेक्शंस पे इतना ज्यादा फोकस ना कर रहे हैं, ना आप जोर दे रहे हैं, ना आपके पब्लिक में बयानात हैं, ना प्रेस टॉक है। आप लोग 90 रोज के अंदर इंतखाबात नहीं चाहते क्या? इस इलेक्शन में एक आपने देखा कि सबसे अहम रोल जो है वो पूरी दुनिया में रेगुलेटर का होता है और रेगुलेटर जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक इंस्टीट्यूशन बनना है और ऐसा इंस्टीट्यूशन बनना है जो इसके साथ टेक्नोलॉजी से जुड़ा एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल वे फॉरवर्ड हो। पूरी दुनिया की डेवलप्ड डेमोक्रेसीज के अंदर जो मॉडल जो है वो अख्तियार किया जाता है, हमारे हमसाया मुल्क में देख लें, हमें 10,000 उनसे इख्तिलाफ है और हम उन्हें अपने लिए एक सबसे बड़ा मुखालिफ नंबर 1 समझते हैं, लेकिन उनके इलेक्शन के अंदर क्यों कोई उंगली नहीं उठाता और अपोजिशन और हुकूमत जो है उस इलेक्शन के नताइज को कबूल करती है, क्योंकि वहाँ जो रेगुलेटर है, जो आईनी इदारा है, जो इलेक्शन कमीशन है, वो अपने आप को किसी जमात या किसी तरह भी पॉलिटिसाइज या अलाइनमेंट नहीं करता। वो अपने आइन और असूल और ज़ाब्ते जो हैं और जो इलेक्शन का एक उनका किताबचा है उसको उसकी तरफ देखता है और उससे अपनी एनर्जी लेता है। ठीक है। अच्छा अब अगर मैं ये सवाल करूं आपसे, अगर सदर साहब अच्छा ठीक है, मैं सदर साहब की अगर बात करूं, सदर साहब ने तजवीज तो दे दी है, अगर ऐसा हो जाए कि तजवीज के साथ साथ वो कल कोर्ट के अनाउंस कर देते हैं कि पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस इस तारीख होंगे 90 डेज के अंदर, तो आपको क्या लगता है उस पर इंप्लीमेंट होगा? आपको लगता है सदर साहब के पास इख्तियारात है इलेक्शन की डेट अनाउंस करने का? और अगर कर देते हैं, जैसे पंजाब में भी उन्होंने अनाउंस की थी ना, तो उस पर इंप्लीमेंट तो नहीं हो सका, तो आपको लगता है उस पर इंप्लीमेंट होगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा? जी फिरदौस साहब, सदर मुमलिकत जो है वो बदकिस्मती से वो सदर पाकिस्तान की बजाय उन्होंने भी एक जमात का जो है लबास और अपने आप को जो है सदर पाकिस्तान का होता जो है वो कभी भी किसी वो हमेशा उहदे का तशख्खुस वो न्यूट्रल होता है और इस तरह के फैसले करके उन्होंने अपनी जमात को तो खुश करने की कोशिश की, लेकिन आइन की रूह को जख्मी किया। अच्छा। आज इलेक्शन कमीशन का जो इजलास था उसमें उन्होंने कैटेगरिकली कहा कि
आप ये अगर वफाक में इलेक्शन की बात करते हैं तो जो सूबों के इलेक्शन है उसकी तारीख का तयन कौन करेगा? सही है। और ये एक ही दिन इलेक्शन का इनकाद जो है इस कौम को इकट्ठा कर सकता है। अगर हम सूबे अलहदा और वफाक अलहदा इलेक्शन में जा रहा होगा तो ये पहले से तकसीम शुदा सोसाइटी और मुआशरा जो है वो तकसीम हो जाएगा। सही है। वफाक वीक होगा और वफाक की इकाइयां जो है अल्टीमेटली वो मिलनी चाहिए, वो नहीं दे पाए। तो सदर का तजवीज़ एक मुज़ाकरा खेज अमल है जिसको आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ, इसकी कोई आईनी और कानूनी। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच। पॉलिटिकल ठीक है, फिरदौस आशिक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थी और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सदर साहब अगर अनाउंस करते हैं तो उसकी आईनी और कानूनी हैसियत नहीं होगी। फिरदौस आशिक अहमद साहब ये कह रही थी। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सेनेटर अफनान साहब ने मुझे ज्वाइन कर दिया और राना मुबश्शिर साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों को खुशामदीद कहते हैं। अफनान साहब, बताइएगा सर, ये आज कानूनी टीम ने नवाज शरीफ से मुलाकात की है लंदन के अंदर, और ये जो नैब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला निकलकर सामने आया है, क्या कुछ तहफ्फुज़ात हैं कानूनी टीम को? 21 तारीख को आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब या नहीं आ रहे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो कानूनी टीम है उसने ज़ाहिर है इसके ऊपर वो पूरा का पूरा जो है वो एनालाइज कर रहे हैं कि तमाम इस पहलू के जो भी इस इशू के जो भी तमाम पहलू हैं उनको बगौर तरीके से देख रहे हैं। और उसके अंदर कुछ हैं, ज़ाहिर है कुछ केसेस वगैरह चल रहे हैं, फिर जो फैसले आया है उसकी वजह से जो मामला तब्दील हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारा जो प्लान है वो वही है कि इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान लैंड करेंगे। ठीक है। और जो भी कानूनी मामलात हैं उसको जो है वो उनकी कानूनी टीम देखेगी और जो भी इम्प्लीकेशन होंगे उनके वापस आने के। ठीक है, चल, तो रिस्क जीरो हो गया है। मतलब आप, मैं अगर पूछूं आपसे, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था ना रिस्क जीरो होगा तो वो आएंगे, तो रिस्क जीरो हो चुका है। मतलब अब तो नए चीफ जस्टिस साहब आ जाएंगे। आपको क्या लगता है जो आइन में ये नैब के कवानीन में तब्दीली की गई है इससे बराह रास्त असर पड़ेगा नवाज शरीफ साहब के जो ये तोशाखाना वाले केसेस हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जो है इससे कोई असर पड़ता है, क्योंकि देखें तोशाखाना के केस में जो है कोई वो सजा नहीं हुई हुई। जो मामला है वो सिर्फ वो जो अल अजीजिया और वो जिसमें जज बशीर ने फैसला दिया था, जिसके ऊपर बाद में उन्होंने खुद भी कहा कि मुझसे फैसला लिया गया था, उस केस का है। और एक और केस है जिसके ऊपर मरियम नवाज साहबा को ऑलरेडी जो है वो क्लीन चिट मिल चुकी है। तो ये जो है ज़ाहिर है जब जो भी मामला होंगे कानूनी टीम जो है इसको बगौर तरीके से देख रही है और उसको जो भी पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो हम इसको लेके चलेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो मियां साहब को रिलीज दिलवाएंगे। अब ये जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जब ये चीफ जस्टिस बन जाएंगे तो आपको क्या लगता है? अच्छा, मैं पर्टिकुलर उनकी बात करूं ना तो माजी में मुख्तलिफ हुकूमतें थी और वो उससे नाराज तो थे। मतलब हुकूमतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, नून लीग पीपल्स पार्टी, वो काजी साहब से नाराज रहती थी। आप लोगों को कुछ उम्मीदें वाबस्ता हैं उनसे कि ऐसा क्या लगता था कि आप नवाज शरीफ साहब को जेल नहीं भेजेंगे, अब आपको लगता है कि इंसाफ होगा? पहले तो आपको लगता था शायद इंसाफ नहीं हो रहा है, तो अब आपको उम्मीद है उनसे वैसे कुछ? नहीं, देखिए, हमने कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन हमारी उनसे नहीं है। हमारी एक्सपेक्टेशन सिर्फ ये है कि वो आईन और कानून को के जो लेके मामले को चलेंगे और अदलिया का जो वकार बहुत ज़्यादा तबाह बर्बाद किया है साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा, गुलजार और इसने उमर अता बंदयाल ने, उस वकार को बहाल करने के लिए जो है वो इकदाम उठाए जाएंगे। और जो कानून साजी की गई है इलेक्टेड गवर्नमेंट की तरफ से, उस कानून साजी के ऊपर जो गलत फैसले दिए गए हैं उमर अता बंदयाल की तरफ से, उसको जो है वो रिव्यू हम समझते हैं कि वो होने चाहिए। और वो उस जो भी आइन और कानून के मुताबिक हम यही एक्सपेक्टेशन है कि उसको लेके वो चलेंगे। और जो है इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जो आने वाला टेन्योर है वो ये पिछले जो 5 साल तारीख गुजरे अदलिया के उससे बहुत बेहतर होगा। बंदियाल साहब का दौर आपको तारीख लग रहा है कि उनका जो था पूरा दौर वो तारीख था? देखिए, बिल्कुल, आप इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। आप मुझे बताएं 63A का जो फैसला है वो दुनिया के अंदर एक लैंडमार्क ब्लैक जजमेंट है। सही है। मतलब ये इतना इन्होंने अपना मुंह काला कराया है इसके चक्कर में कि पूरी दुनिया में इसके ऊपर जो है वो मतलब लोग हैरान है कि सुप्रीम कोर्ट एक फैसला देती है कि जी जो पार्टी लीडर होगा वो डिसाइड करेगा कि जो है वो किसको वोट देना है, और उसके बाद दोबारा सुप्रीम कोर्ट कह देती है अपने फैसले में कि पिछला फैसला नल एंड वॉइड है, अब हम समझते हैं कि पार्लिमानी लीडर करेगा। सही है। मतलब ये तो कमाल ही इन्होंने कर दिया ना। फिर आइन में कहीं लिखा हुआ ही नहीं है कि वोट पड़ेगा और काउंट नहीं होगा। मतलब एक मतलब इन्होंने एक नई चीज ईजाद कर दी कि जी वोट
पड़ेगा, काउंट नहीं होगा। इस तरह के जब फैसले आप देंगे, या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को जो है उन्होंने सस्पेंड कर दिया, या जो अभी अपना मुंह काला करा के गए हैं ये नैब के ऊपर, ये इस तरह के फैसलों के ऊपर तो जाहिर है। अच्छा चल, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। राणा साहब भी काफी देर से हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं। राणा साहब ये बताइएगा, नए चीफ जस्टिस साहब आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि नून लीग को कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी उनसे? माजी की अगर हुकूमत की बात की जाए तो अगर वो मतलब आप समझ लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, बलूचिस्तान हुकूमत वाला मामला हो, या फिर धरने वाला मामला हो, या दीगर मामला हो, कमीशन वाले मामला हो, इस सारी चीजों के अंदर मुख्तलिफ हुकूमतें जो थी उनको काजी साहब से कोई ना कोई एतराजात थे ही। तो आपको लगता है कि अब रिलीफ मिल पाएगा? इज इट द राइट टाइम? नवाज शरीफ वापस आ सकते हैं अब? देखिए, अगर आप दूसरे एंगल से, जिस एंगल से आप पूछना चाह रहे हैं, जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि अभी जो जिस एज ब्रैकेट पे सब बड़े बड़े लीडर्स जो हमारे पास आते रहे हैं या हुकूमतें करते रहे, लेट मी पुट इट दिस वे, उनकी जो एज ब्रैकेट है वो अगले 5 साल के बाद शायद उनकी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो इलेक्शन लड़े और ये लोग जो है ये बैकड्रॉप में चले जाए। सो इनके लिए ये एक आखिरी स्टेज है और ये आखिरी वो है मौका है जिसमें ये करना चाहते हैं कि जनाब ये एक रिस्क लेना चाह रहे हैं। अदर देन दैट फिर वो सिनेरियो 5 साल के बाद जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। सो अभी इसलिए सब लोग रिस्क लेना चाहते हैं, चाहे वो जरदारी साहब हो, चाहे नवाज शरीफ साहब हो, चाहे मौलाना फजलुर रहमान साहब हो। सो ये सारे बड़े बड़े लीडर्स जो है इस वक्त इस गेम में या इसमें जंप इन करना चाह रहे हैं कि जनाब वो उनको अगली स्टेज पे या नेक्स्ट इलेक्शन जब भी हो उस वक्त शायद उनकी नेक्स्ट जनरेशन या नए लोग आगे आ जाए, तो ये वहां पे उनकी पोजीशन, उस वक्त उनकी पोजीशन ये ना हो जो आज है। So, इसलिए अच्छा, मैं जरा नैब कवानीन की बात कर लेता हूं जिसके वाले कोर्ट का फैसला निकलकर सामने आया। इसको कलअदम करार दिया गया है। 90 रोज तक आप तहवील में रह सकते हैं, नैब तहवील में रख सकता है। 50 करोड़ से अगर अंदर आपने करप्शन की है, लेट सपोज अगर साबित होती है, पहले तो खत्म कर दिया गया था लेकिन ये भी अब दोबारा खोल दिया गया। अब ये अफनान साहब, पहला सवाल आपसे ये कि अब ये आपको लगता है कि किसी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया? क्योंकि इससे तो सबसे पहले जो बेनिफिशियरी हैं वो तो तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं। वो आप लोग जब हुकूमत में आए, आपने नैब कवानीन में तरमीम कर दी थी, आप लोगों के पास तो अच्छा मौका था तहरीक इंसाफ के सरबराह को गिरफ्तार करवाने का। लेकिन पहला सवाल ये, और दूसरा आखिरी दिन ये फैसला किया गया। आपको क्या लगता है ये फैसला इससे पहले हो सकता था या इसके पीछे भी कोई बात है कि आखिरी दिन किया गया फैसला? देखिए उमर अतान बंदयाल के जो तमाम फैसले हैं वो उसके जाती मुफादात या वो सियासी मुफादात जो इमरान खान के उनको सामने रख के दिए जाते हैं। तमाम जितने मैंने उन्होंने कभी मुल्क और आइन और कानून के हिसाब से कोई फैसला दिया ही नहीं है। तो उस चीज़ को अगर सामने रखा जाए तो इसके बड़े फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो नैब का, देखिए नैब का ये जो मशहूरी करने के लिए तो आप कह सकते हैं कि ये जो है किसी को फ़ायदा है किसी को नुकसान है, मगर 50 करोड़ से कम वाले तो जो है वो तो कोई भी नहीं है ना। मुस्लिम लीग नून वालों पे तो अरबों रुपए के इन्होंने इल्जामात लगाए हुए हैं। वो शिक उड़ा दी, उसकी वजह से मुल्क के अंदर जो बिजनेस के अंदर जो कॉन्फिडेंस है अच्छा वो खराब होगा। फिर अगर आपने जो है वो प्रोसिक्यूशन करनी है ब्यूरोक्रेसी की, वो भी क्या कहते हैं आपका मुल्क चलेगा कैसे? सही है। फिर ये जो ये दुनिया के अंदर जो कानून है उसका एक मतलब कि फाउंडेशन है कि यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। आप जो है वो ये शिक एक आमिर ने डाली थी इसके अंदर नैब के अंदर, कि आपको कह दिया कि आप चोर हैं, अब आप प्रूव करें कि आप नहीं है। सही है। इन्होंने उसको बहाल करके चले गए। तो ये इनका क्या कहते हैं, मतलब आप सोचें कि सारी जिंदगी जो है वो कानून और आइन में लगाने के बाद आप इतना ये अहमकाना फैसला करें कि आप जो फंडामेंटल चीज है जो इस मुल्क का आइन भी आपको देता है या आपके जो राइट है वो उसको अच्छा, मैं इस फैसले पर कमेंट नहीं करता, लेकिन मैं और इसके ऊपर मैं आपसे देखिए, आप आइन की बात कर रहे हैं, आइन के अंदर 90 रोज के अंदर 90 रोज के अंदर आपने इलेक्शंस करवाने, ये भी तो लिखा हुआ है ना। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर जोर दे रही है, पीटीआई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर जोर दे रही है, मुस्लिम लीग नून का है, मुस्लिम लीग नून क्यों नहीं इस पर जोर दे रही कि भाई आप 90 रोज के अंदर इलेक्शंस करवाए ना? आप क्यों फरवरी या मार्च की प्लान बना के बैठे हैं सर? नहीं, हमने बिल्कुल बात की है कि 90 डेज में इलेक्शन जो है वो होने चाहिए, मगर ये हमारे हाथ में नहीं है 90 डेज में इलेक्शन। ये तो ज़ाहिर है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हाथ में है ना।
या ये जो है ये जिनके हाथ में इस वक्त मुल्क की भागदौड़ है वो कराएंगे ना 90 दिन में। हमने तो नहीं कराने 90 दिन में इलेक्शन। और आइन में जो है वो खाली ये आइन में कहीं ये तो नहीं लिखा हुआ कि मुस्लिम लीग नून जो है वो आइन को फॉलो करेगी और बाकी ना सुप्रीम कोर्ट फॉलो करेगी ना पीटीआई फॉलो करेगी। मतलब लोकल बॉडीज का जो है वो पंजाब का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, 6 महीने तक पीटीआई ने उसमें अमल दरामद नहीं किया, कोई सुप्रीम कोर्ट में मसला नहीं हुआ। 63A वाला फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया जो आइन को रीराइट कर दिया, आइन को सस्पेंड करने के बराबर था वो फैसला। तो ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट आइन के ऊपर फैसले ना दे, पीटीआई आइन को फॉलो ना करे और दीगर इदारे आइन को फॉलो ना करे, सारा हम पे नजला उतरे। ऐसे नहीं हो सकता ना। ये भी तो नहीं लिखा हुआ ना आइन में कि सपोज सारे इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं आइन के अंदर तो मुस्लिम लीग नून भी नहीं करेगी। मुस्लिम लीग नून को तो करना चाहिए ना। ये तो फिर आपके गुडविल के अंदर जाएगा कि सारे नहीं कर रहे हैं लेकिन आप कर रहे हैं। मैं बिल्कुल आपसे यही कह रहा हूं ना कि हम तो कर रहे हैं, हम तो आज भी आइन के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन ये इस तरह मामला चलते नहीं है ना कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को कहेंगे आप आइन को फॉलो करें, ये तो कोई बात ना हुई ना। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की थी आइन को फॉलो करने की। जो धज्जियां सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 16 महीने में आइन की उड़ाई हैं, पूरा पंजाब का सूबा डिस्टेबलाइज कर दिया पीटीआई के चक्कर में कि जो सास ने कहा है उसकी खुशी के लिए आपने 12 करोड़ का सूबा पूरा डिस्टेबलाइज कर दिया और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं चलने दी। वहां पे हमने बिजली फ्री करने की कोशिश की, इन्होंने उसको रुकवा दिया। हमने मतलब हमारी ये तो इस मुल्क में हालात हैं। आप मुझे बताएं ना कि जो ये उमर अता बंदयाल जो है वो चीफ जस्टिस भी था, वो अपने आप को वजीर आला पंजाब, वजीर आजम और पता नहीं क्या क्या कुछ समझ रहा था। इंतजामिया का काम भी वही कर रहे हैं, जो है वो मुकन्ना का काम भी वही कर रहे हैं। अपना काम तो वो पता नहीं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो तो जो दुनिया में रैंकिंग है वो सारे दुनिया को पता है कि क्या है। तो ये अच्छा ये बताया ना पीपी के साथ आप लोगों का मतलब अब मैं देख रहा हूं मुस्लिम लीग नून के जितने भी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर तनकीद कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप पर तनकीद कर रही है। आज मैं शैला रजा साहिबा के ट्वीट्स देख रहा था, कुंडी साहब ने कहा है कई लोग आप पर तनकीद कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और आपके कई लोग पीपल्स पार्टी पर तनकीद कर रहे हैं। आप लोग तो इत्तेहादी थे अभी तकरीबन 1 महीने पहले तक। देखिए हमारी जो है वो पीटीआई के पीपल्स पार्टी के साथ जो हमारा एक अलायंस था, वो बुनियाद उसकी ये थी कि जो है वो हमने ये इमरान खान की जो आमरीत थी और हाइब्रिड रजीम थी उसको हमने डिसलॉज करना था और उसके बाद हमने जो है वो इलेक्शनों में जाना था, मुल्क को स्टेबलाइज करके डिफॉल्ट से बचा के इलेक्शनों में जाना था। वो हमने ऑब्जेक्टिव अचीव किया। अब ज़ाहिर है हमारी एक हिस्ट्री रही है कि हमारी डिफरेंट आइडियोलॉजी है, हमारे जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत मुख्तलिफ है, हमारा जो है वो मतलब कि जो हमारी स्ट्रगल है वो मुख्तलिफ रही है। तो ज़ाहिर है वो ये तो नहीं हो सकता कि इलेक्शन आ रहे हो और 2 पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने अपने एजेंडे पे ही बात करेंगी ना। तो फिर वो ज़ाहिर है वो बहुत सारी जगहों पे हमने एक दूसरे के मुखालिफ इलेक्शन। फिर जो आपके मुखालफीन उस वक्त क्या कहते थे? फिर वो कहते थे कि आप लोगों का गैर फितरी इत्तेहाद है और जब ये इक्तदार का हुसूल हो जाएगा, जब इक्तदार आप हासिल कर लेंगे, आप कवानीन में तब्दीली कर लेंगे तो फिर आप उसी तरह से 90 की सियासत करेंगे। ये तो इत्तेहाद आपका फितरी था ही नहीं। अब अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि आपके मुखालफीन दुरुस्त बात किया करते थे उस वक्त। नहीं, इक्तदार के उसूल के लिए नहीं थी, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए थी और हाइब्रिड रजीम को डिसलॉज करने के लिए थी। अब मिसाल के तौर पे हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी तो किया, हमने 18वीं तरमीम भी की, हमने और बहुत सारे बड़े काम किए जो और ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अक्रॉस पार्टी लाइन जाके काम करें। अगर पाकिस्तान को आगे हमने लेके जाना है तो हमें अक्रॉस पार्टी लाइन काम करना पड़ेगा। हम ये नहीं कर सकते कि सियासत के अंदर पोलराइजेशन हो, सियासत के अंदर तनाव हो, लड़ाई हो और मुल्क स्टेबल हो, इस तरह नहीं हो सकता। इसलिए सही अपना अपना एजेंडा रखें, तनकीद भी करें, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, मगर इस हद तक ना हो जितना ये पीटीआई वाले ने शुरू कर दिया था कि गाली गलोच है, इखलाकियात की धज्जियां उड़ा दी हैं, दूसरों के घरों पे हमले कर रहे हैं। मैं आगे बढ़ता हूं, मेरे पास टाइम कितना है। मुस्लिम लीग नून क्या समझती है इलेक्शंस कब होने चाहिए, कब होंगे, कौन तारीख देगा? अगर सदर साहब कर अनाउंस कर देते हैं तो क्या वो मुस्लिम लीग नून के लिए काबिल कबूल होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी शायद कबूल कर लें क्योंकि उनको 90 डेज के अंदर इलेक्शंस चाहिए, तो मुस्लिम लीग नून भी एक्सेप्ट कर लेगी? फिर देखिए जो भी फैसला होगा आईन और कानून के मुताबिक वो हमें बिल्कुल हम खुले दिल से उसको तस्लीम करेंगे। ठीक है। और हम जो है वो हमने इस आइन के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। सही है। हमने इस आइन को बहाल करवाने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, हमने अदलिया को बहाल कराने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं।
तो ये कभी हो ही नहीं सकता कि हम आइन के खिलाफ जाएं। जो भी आइनी तौर पे मामला होगा, जो कोर्ट डिसाइड करेगी, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर डिसाइड करेंगे, हम उसके हिसाब से और अगर सदर ने डिसाइड कर, देखिए सदर साहब का प्रॉब्लम ये है कि सदर साहब जो है वो पीटीआई के ददा हैं और सदर मुमलिकत वो काम है। अच्छा, वो जो उनके कारनामे हैं वो पीटीआई का इंटरेस्ट सेफ गार्ड कर रहे होते हैं, मुल्क की तबाही कर रहे होते हैं। अच्छा, तो जाहिर है उनके ऊपर इतना ज्यादा एतबार तो जाहिर है हमें नहीं है। चले, थैंक यू सो मच जनाब। अफनान साहब हमारे साथ मौजूद थे। राना साहब से जरा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़, बताइएगा पीपल्स पार्टी नून लीग के अंदर क्या हुआ है ये मामला? अभी तो 1 महीने पहले तक तो शीरो शकर थे, अब एकदम से कोई कह रहा है कि जनाब भुट्टो जिंदा है तो कराची के मामला या सिंध के मामला ऐसे नहीं होते, दीगर मामला वो उनकी तरफ कह रहे हैं कि प्लेटलेट्स आपके बेहतर हो गए तो पाकिस्तान वापस आ जाए, नवाज शरीफ का जिक्र कर रहे हैं। ये क्या हुआ एकदम से? किसी हद तक आप ठीक कह रहे हैं, बट इसके पीछे कुछ और भी वजूहात है। एक, पीपल्स पार्टी वाले ये समझ रहे हैं कि जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस शुरू हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी हद तक है। अच्छा, और आगे नहीं है और आगे चल नहीं रहा। सो वो ये समझ रहे हैं कि सिर्फ अकाउंटेबिलिटी उनकी हो रही है और किसी की नहीं हो रही। अच्छा। इसलिए वो ज्यादा जरा शोर मचाया जा रहा है। एंड फ्रॉम द अदर एंड, अगर नून लीग की साइड से देखा जाए तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आना चाह रहे हैं और इस वक्त जो क्रिटिसिज्म शुरू हुआ है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और अफोर्ड इसलिए नहीं कर सकते कि एक तो उनकी जो आमद की जो तैयारियां हो रही हैं उसमें थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क पड़ सकता है, ज्यादा तो नहीं पड़ेगा। अच्छा। लेकिन 19-20 का फर्क पड़ सकता है। लेकिन द पॉइंट इज कि देखें ये 1990 की दिहाई नहीं है और यहाँ पे इश्यूज डिफरेंट हैं। बिल्कुल, लोगों के अंदर अवेयरनेस बहुत आ चुकी है। और अगर ये इस किस्म की अगर चीजों को, ये क्रिटिसिज्म हो रहा है बिटवीन पीपल्स पार्टी एंड नून लीग, आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानात आ रहे हैं। आज हनीफ अब्बासी साहब ने कोई बयान दे दिया, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले। सो ये अगर ये चीजें देखी जाए तो पीपल आर नॉट रेडी टू बाय दिस थिंग, एब्जॉर्ब नहीं कर रहे लोग। वो कहते नहीं जी ये इकट्ठे हुकूमत करते रहे हैं 16 करने की पोजीशन में भी तो नहीं है ना। कल पेट्रोल की कीमतों में इतना होशरुबा इजाफा किया गया है और इसकी ओनरशिप ना पीपल्स पार्टी ले रही है ना नून लीग ले रही है। उनको नहीं पता कि जनाब उन्होंने मुआहिदा करके गए थे IMF के साथ। ये भी तो एक एलिमेंट हो सकता है ना, ये इसके अलावा भी कोई चीज है? अच्छा, एक और चीज होती है। अच्छा, उसको कहते हैं डिसेप्शन, और डिसेप्शन भी चलाई जाती है। अच्छा, डिसेप्शन इसलिए चलाई जाती है कि आपने पेट्रोल और डीजल इतना महंगा कर दिया है कि उसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स जो है वो तो डेफिनेटली पड़ेंगे आम आदमी पर। तो वो उससे भी जरा अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इस किस्म के बयानात दिए जाते हैं। अच्छा। लेकिन फिर वहीं पे आ जाती है बात कि देखें, बयानात से या आपस की लड़ाई से या आप एक दूसरे के खिलाफ बयान देने से, मैं जरा डिटेल में आपसे बात करता हूं, टाइम की किल्लत है, मुझे वाइंड अप करना है। थैंक फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत जनाब। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो कल 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।